गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कल से आप लोगों की लाइव क्लास शुरू होने जा रही है और आप लोगों की क्लास का टाइम होगा 3 से 4। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है तो इसकी वीडियो ऐप पर उपलब्ध होगी, उसे वह स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने थोड़ा इस चैप्टर के बारे में बता दिया था। अब इस चैप्टर में पिछली क्लास में हमने सबसे पहले भौतिक राशियां पढ़ाई थी। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, इन सबको एक बार थोड़ा संक्षेप में हम फिर से समझाना चाहते हैं। भौतिक राशियां क्या हैं? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, यानी जिनको मापा जा सकता है, उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई है, मालूम होगा लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप यानी टेम्परेचर को नाप सकते हैं। चाल है तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, ताप आदि ये सभी भौतिक राशियां हैं। इसके अलावा भी हैं भौतिक राशियां। इसके बाद भौतिक राशियों के बाद हमने पढ़ाया था मापन। मापन क्या होता है? किसी भौतिक राशि के परिमाण को पहले समझ लें। परिमाण का दूसरा नाम है मात्रा, यानी इंग्लिश में क्वांटिटी। एक क्वालिटी शब्द होता है, वो गुणवत्ता से मतलब उसका होता है। यहाँ क्वांटिटी यानी मात्रा। तो पहले अब इसकी परिभाषा समझ लें फिर से। किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि, मान लीजिए हमने लंबाई ले ली। अब इसको मापना है तो अंकों में इसको लिखना होगा। जैसे अगर हम ये कहें कि किसी छड़ की लंबाई कह दें मीटर है और अंक न लिखें, परिमाण को अंकों में लिखना है। मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है तो ये देखिए अंक लिखने पड़ेंगे। तो यही परिभाषा है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो 5 क्या हो गया? मापन हो गया उसका। अब इसके बाद आते हैं मात्रक पर। मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को नापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को एक मानक मान लेते हैं। मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। एक मानक मान लेते हैं, उस मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे मालूम होगा हमने पिछली क्लास में मानक किलोग्राम, मानक मीटर ये सब बताए थे। मानक किलोग्राम क्या बताया था हमने? फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरिस स्थित माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन रखा है। उस बेलन का जो द्रव्यमान है उसी को एक मानक किलोग्राम मान लिया गया है। ठीक है। यानी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन का जितना द्रव्यमान है उसी को मानक किलोग्राम माना गया है। इसके बाद मानक मीटर। मानक मीटर क्या है? मालूम होगा मीटर दूरी का मात्रक है।
तो एक मानक मीटर का मतलब ये है, एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक सेकंड के इतने भाग में तय करता है। एक सेकंड ही अपने आप में बहुत छोटा समय है और उस एक सेकंड का समझिए ये कितना छोटा भाग हो गया। तो एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक सेकंड के इतने भाग में तय करता है। उस दूरी को ही क्या मान लेंगे, एक मानक मीटर। इसके बाद हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में मूल राशियां और मूल मात्रक। मूल राशियां क्या हैं? वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहेंगे। और उन मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वे मूल मात्रक कहलाएंगे। अब मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जैसा कि ये टेबल में लिख दिया है हमने। टेबल पहले इसलिए बना दी है ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो सके। इसके बाद इन मूल राशियों के जो मात्रक ये लिखे गए ये भी निश्चित हैं, इन्हें भी चेंज नहीं किया जाएगा, तो ये मूल मात्रक हो गई। इसके बाद पिछली क्लास में हमने मात्रकों की प्रणालियां बताई थी। मात्रकों की 4 प्रणालियां हैं: CGS प्रणाली, FPS प्रणाली, MKS प्रणाली और चौथी SI या SI यूनिट। तो CGS प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड होता है। FPS प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पौंड और समय का सेकंड होता है। इसी प्रकार MKS प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है और समय का सेकंड है। तो देख रहे होगे सभी प्रणालियों में, इनमें 3 में समय का मात्रक एक ही है, सेकंड। अब इसके बाद आते हैं जो चौथी आपकी प्रणाली है, उसे हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली हिंदी में कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इसलिए कह सकते हैं पूरे विश्व में इस प्रणाली को मान्यता दी गई है। अब इसके लिए SI या SI यूनिट के बारे में हम बता दें कि ये MKS प्रणाली का ही बड़ा रूप है। जैसे कि यहाँ देख रहे होगे मीटर किलोग्राम सेकंड, तो मीटर किलोग्राम सेकंड इसमें भी है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। और ये देखिए थोड़ा बड़ा रूप हो गया क्योंकि इनसे ज़्यादा ये है। अब मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक नई प्रणाली को मान्यता दी, जिसे हम शॉर्ट में SI या SI यूनिट कहेंगे और हिंदी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। अब इस SI यूनिट में 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां अभी हमने बता दी हैं, ये 7 मूल राशियां हैं, ये इनके मूल मात्रक हो गए और ये संकेत हो गए। 2 पूरक मूल राशियां, इन पूरक इसलिए लगा है इसमें, इनकी ज़रूरत थोड़ी बाद में महसूस की गई है, इसलिए पूरक शब्द लगा दिया गया है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब इस SI यूनिट के बारे में थोड़ा हम अलग से जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसे कि इस SI यूनिट का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स SI यूनिट का पूरा जो नाम है वो सिस्टम इंटरनेशनल
यूनिट्स होता है और इसे हम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी कह सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा गुण प्रॉपर्टी एक प्रकार से मान लें, एसआई यूनिट का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। संक्षेप में इसे हम सिस्टम का एस, इंटरनेशनल का आई और ये यूनिट का यूनिट लिखा हुआ है, तो इसे एसआई यूनिट कहेंगे। दूसरा, इसमें ये हमें जानकारी देनी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को एसआई प्रणाली या एसआई सिस्टम नहीं कहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसे हम जैसे सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, उसी प्रकार से इसे हम एसआई प्रणाली नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे प्रणाली की इंग्लिश सिस्टम है और यहाँ पर सिस्टम शब्द पहले ही आ चुका है एसआई में। इस एसआई का मतलब क्या है? सिस्टम। तो इसका अर्थ प्रणाली पहले ही हो गया। तो अगर हम प्रणाली बोलेंगे तो क्या मतलब होगा? सिस्टम, वो एसआई प्रणाली अगर कहेंगे तो एसआई में एस जो है वो स्वयं सिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए सिस्टम इंटरनेशनल प्रणाली हो जाएगा। सिस्टम इंटरनेशनल प्रणाली अगर प्रणाली कहते हैं तो जबकि इसका अर्थ स्वयं ही प्रणाली है, तो प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ये कोई नाम ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में इसे हम या तो एसआई कहेंगे या फिर एसआई यूनिट कहेंगे, एसआई प्रणाली नहीं कहेंगे, क्योंकि एस का मतलब ही सिस्टम यानी प्रणाली से होता है। ये ध्यान रखना है बहुत ही। कभी कभी हम लोग भी एसआई प्रणाली बोल देते हैं जो कि वास्तव में गलत है, क्योंकि वो हैबिट में आ चुका है। सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली, तो ऐसे ही इसके लिए ज़्यादातर ऐसे हैबिट में आने की वजह से निकल जाता है कि एसआई प्रणाली। तो एसआई प्रणाली इसको नहीं कहेंगे, इसे हम केवल या तो एसआई कहेंगे या एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। प्रणाली क्यों नहीं कहेंगे अभी बता चुके हैं, क्योंकि एस का मतलब सिस्टम है और सिस्टम का मतलब प्रणाली ही है। तो इसमें प्रणाली शब्द पहले ही आ चुका है, इसलिए बाद में प्रणाली लगाना गलत होगा। अब अगली जानकारी इस प्रणाली के बारे में ये है कि इस प्रणाली के मात्रकों को लिखते समय विराम बिंदु यानी पॉइंट नहीं लगाते हैं। ऐसे ये नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत तरीका होगा। या ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी गलत तरीका होगा। सही तरीका ये होगा, ये सही है। ऐसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए। इसी प्रकार 10 किलोग्राम ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये गलत मेथड है। सही मेथड है 10 किलोग्राम ऐसा लिखा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा किताब में अगर कहीं न्यूमेरिकल है या मीटर, किलोग्राम, कोई संख्या के साथ अगर ये मात्रक ऐसे आते हैं तो वहाँ पर ये इस प्रकार से नहीं बल्कि ऐसे ही लिखा हुआ।
अगली जानकारी इसकी ये है कि किसी भी मात्रक को, हाँ ये और बता दें, जैसे इंग्लिश में, ये तो हिंदी में हो गया, जैसे 4 मीटर तो ऐसे नहीं करेंगे, या 10 kg तो ये पॉइंट नहीं लगाएंगे, ये गलत है। अगर सही लिखना है तो ये ऐसे ही ये। अब अगली बात ये आती है कि इस प्रणाली में या इस SI यूनिट में मात्रकों के बहुवचन नहीं लिखे जाते हैं। जैसे यहीं पर ले लें, अगर हम ऐसे लिख दें मीटर को बहुवचन, ऐस लगा दिया तो ये बहुवचन प्लूरल हो गया, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। या 10 किलोग्राम है तो 10 kgs नहीं लिखा जाएगा, एक वचन में ही लिखा जाएगा, जैसे कि ये और ये है। अब अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब 4 मिलीसेकंड भी इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसलिए मात्रकों के साथ बहुवचन का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद अब आते हैं अगली जानकारी पर। उसमें क्या है, वैज्ञानिकों के नाम पर जो मात्रक हैं उनको, उनकी जो स्पेलिंग है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखी जानी है। जैसे बल का मात्रक सबको मालूम होगा कि न्यूटन होता है, तो ये ऐसा, ये सब स्मॉल लेटर है, इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा, ये सही है। विद्युत धारा का मात्रक 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, तो ये एम्पियर ऐसा लिखा जाएगा, न कि ऐसा, ये गलत है। यहाँ कैपिटल लेटर है, यहाँ कैपिटल लेटर, ये गलत हैं, इस सभी स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। ताप का मात्रक केल्विन होता है, वैसे तो डिग्री सेल्सियस भी होता है, हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट में देख रहे हो कि केल्विन है, तो केल्विन तो हिंदी में लिख दिया। केल्विन को हम ये ऐसे केल्विन लिखेंगे, न कि ऐसे, ये कैपिटल के है, ये गलत हो गया। ऐसे ही ऊष्मा का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है, ऊष्मा का जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर SI में जूल लिखेंगे तो जूल ऐसा स्मॉल जे, ये सही होगा, और ऐसे लिख दिया तो ये गलत माना जाएगा। तो देख रहे होंगे क्या हमने इसमें बताया कि जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर हैं उनको जब लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा इनको। लेकिन अगले पॉइंट में मात्रकों के संकेत को, वैज्ञानिकों के नाम के जो मात्रक हैं और मात्रकों को हम पूरा नहीं लिख रहे, केवल उनका संकेत ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे बल का मात्रक न्यूटन है तो इसे हम कैपिटल N, ऐसे ही विद्युत धारा का एम्पियर है तो इसका जो संकेत है वो A,
जैसे यहाँ देख रहे होंगे, ताप का मात्रक केल्विन, ये वैज्ञानिक के नाम पर है। संकेत जब हम इसका लिख रहे हैं तो के, यानी मात्रकों का जो संकेत है, बल्कि मात्रक का संकेत वो n से लिखा जाएगा। विद्युत धारा के मात्रक का जो संकेत होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ऐसे ही ताप के मात्रक केल्विन का जो संकेत होगा वो के से। यहाँ इस टेबल में देख रहे होंगे कि मीटर, किलोग्राम, ये सब वैज्ञानिकों के नाम नहीं है ये, तो ये स्मॉल लेटर से लिखे गए, लेकिन वैज्ञानिक के नाम ये दो हैं। केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। तो ये इनके जब संकेत लिखेंगे मात्रकों के, तब उन्हें हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। समझ में आ गया होगा कि जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर हैं, उन नामों को लिखते समय क्या ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर में नहीं। और मात्रकों के जो संकेत हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, स्मॉल लेटर से नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद अगली जानकारी एसआई यूनिट के बारे में। एसआई को एसआई यूनिट को या एसआई को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यानी यहाँ पॉइंट नहीं लगाया जाएगा, और न ही ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा, ये भी गलत है। एसआई को ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे एसआई लिख दो, या फिर एसआई यूनिट। ये यहाँ बीच में पॉइंट नहीं होगा, नहीं इसे हिंदी में ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत है। पूरे विश्व में ये माना गया है और सभी भाषाओं में इस एसआई को यही संकेत माना गया है, यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत है। हम किसी भी भाषा में लिखेंगे लेकिन इसका सिंबल यही रहेगा, ना ऐसा होगा ना ऐसा होगा। ठीक है, अब ये तो एसआई यूनिट से संबंधित कुछ जानकारी हमने दे दी। शायद ये सभी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद एक थोड़ा हम इसके बारे में और बता दें। जैसे मान लीजिए कोई ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है और र्यूमर भी होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो लिखने का सही तरीका है, लेकिन अगर हम केल्विन में लिखें 10 केल्विन, तो ये ऐसा गलत होगा। यहाँ डिग्री लगा सकते हैं सेल्सियस के साथ, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता है, और सही मान ये होगा 10 केल्विन, यानी यहाँ डिग्री नहीं होगा। केल्विन के साथ डिग्री का यूज नहीं करते हैं, डिग्री सेल्सियस के साथ यूज करेंगे, फ़ारेनहाइट के साथ यूज करेंगे। 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यहाँ डिग्री लगा देंगे, सेल्सियस में तो यहाँ डिग्री लगा देंगे, र्यूमर में तो लगा देंगे, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाएंगे। सही मान ये है केल्विन में। ये तो एसआई यूनिट से संबंधित संभवतः नई जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई होगी। अब हम आते हैं व्युत्पन्न मात्रकों पर। व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट्स।
ये भी 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, फिर से समझिए, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से मूल मात्रकों पर उचित घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर, ये मूल मात्रक हैं, इन मूल मात्रकों पर उचित पावर लगा करके जो मात्रक प्राप्त होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल को लेके चल रहे हैं। क्षेत्रफल मालूम होगा, इसका सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक हमें लिखना है, तो लंबाई का मात्रक हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मात्रक किससे प्राप्त हो गए? मूल मात्रकों से। तो इन्हीं में से कोई मात्रक लेना है, लेकिन ये नहीं कोई सा ले लें। लंबाई के लिए क्या है? मीटर। अब देख रहे होगे चौड़ाई तो यहाँ है नहीं, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल नापेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के मात्रक समान ही लेने होंगे। ऐसा नहीं कि लंबाई हमने मीटर में नाप ली, चौड़ाई फुट में नाप ली या किलोमीटर में नाप ली, तो क्षेत्रफल हमेशा गलत आएगा। एक ही मात्रक होने चाहिए। तो मालूम होगा कमरे की लंबाई को अगर हम मीटर में नाप सकते तो उसकी चौड़ाई को भी मीटर में नाप सकते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में नाप सकते हैं। तो इसलिए चौड़ाई का भी मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। अब ये दोनों मूल मात्रक ही हैं, मीटर और मीटर, तो क्या इनका गुणा आएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में मीटर स्क्वायर न कह करके वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अब परिभाषा हमने क्या बताई थी? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से मूल मात्रकों पर उचित घात यानी उचित पावर लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, वो मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते। तो यहाँ देख रहे होगे कि मीटर मूल मात्रक है और इस पर ये देखिए उचित पावर लगी है, तो इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरी राशि हमने आयतन ले ली, तो आयतन का सूत्र मालूम होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन का ये फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसका मात्रक लिखना है हमें, या आयतन का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करना है, तो मालूम होगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको हम मीटर में नाप सकते हैं। तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी क्या होगा? मीटर, और ऊंचाई को भी हम मीटर में नाप सकते हैं, तो इसका भी मीटर। तो मीटर पर कितनी पावर? गुणा में पावर जुड़ती हैं, कोई पावर नहीं होती तो प्लस की 1 मानी जाती है। तो यहाँ मीटर पर, या यहाँ से भी समझ लो, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1, यहाँ पर भी 1, 1 और 1 2। ऐसे यहाँ पर 1 1 1 प्लस की 1 पावर लगाते नहीं हैं, तो 1 पावर यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये मीटर पर पावर 3 हो गई। तो ये आयतन का व्युत्पन्न मात्रक आ गया, मीटर क्यूब। तो देख रहे होगे मूल मात्रकों पर उचित घात लगा करके ये मात्रक प्राप्त हो रहे हैं। और देखिए, जैसे घनत्व शब्द सुना होगा,
घनत्व का हमें मात्रक प्राप्त करना है, तो पहले तो ये बता दूं, जिसका भी मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करना है उसका हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे अभी हमें आयतन का मात्रक निकालना था, अगर सूत्र ही नहीं मालूम है तो फिर मात्रक नहीं निकाल पाएंगे। अब घनत्व का मात्रक निकालना है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसलिए घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। आयतन का मात्रक इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि आयतन मूल राशि नहीं है, तो इसीलिए हमने पहले आयतन का मात्रक निकाल लिया है। उसका मात्रक क्या आया है? मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम, और जो अपॉन में मान लिखा है उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है, यानी पावर +3 है, ऊपर जाने पर -3 है। यहाँ पर हम 1 पावर लगा सकते हैं। तो देख रहे होंगे कि किलोग्राम मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है, तो मूल मात्रकों पर ये उचित घात लगा करके प्राप्त किया गया है, इसलिए ये मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। इसके बाद और भी समझ लीजिए, जैसे वेग का मात्रक या चाल का मात्रक दोनों का एक ही होता है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन भी एक दूरी है, बस इसमें दिशा होती है और दूरी में दिशा नहीं होती है। तो विस्थापन भी एक दूरी है और दूरी किस में हम नापेंगे? मीटर में। और समय किस में? सेकंड में। तो वेग या चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड या मीटर। यहाँ पावर कोई नहीं तो 1 मान सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड की पावर -1। तो मीटर वेग का मात्रक आ गया मीटर इंटू सेकंड पावर -1। अब ऐसे ही त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक देखिए, तो त्वरण का सूत्र याद होना चाहिए। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल। परिभाषा क्या होती है त्वरण की? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन किसके साथ हो रहा है? समय के साथ। तो वेग परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो वेग का होता है। वेग का क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ये वेग का मात्रक निकाल चुके हैं, यही मीटर प्रति सेकंड ये लिख दिया है। अब समय अंतराल एक समय है, तो समय किस में नापेंगे? सेकंड में। तो यहाँ सेकंड। अब इस सेकंड से सेकंड कटेगा नहीं, ये अपॉन में है, इनटू नहीं ये। इसके बाद अब मीटर और मीटर के बटे में सेकंड है, तो मीटर के बटे में देखो ये सेकंड हो गया और ये वाला सेकंड ये रहा। समझ में आ गया होगा। इस मीटर की जगह ये मीटर है, मीटर के बटे में सेकंड है, तो ये वाला सेकंड ये है और ये वाला सेकंड ये रखा है। तो मीटर और सेकंड का गुणा हो गया सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, +2 पावर है तो -2। तो यहाँ पर भी देखिए परिभाषा जो व्युत्पन्न मात्रक की हमने बताई थी, मूल मात्रकों पर उचित घात लगा करके जो मात्रक प्राप्त होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो मीटर और सेकंड, ये मीटर और ये सेकंड देखो मूल मात्रक हैं, इन पर उचित घात ये लगी हुई है, इसलिए ये त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अब इसके बाद कुछ व्यवहारिक मात्रक भी हैं। अब उन व्यवहारिक मात्रकों को हम कल पढ़ाएंगे। जैसे लंबाई के कुछ छोटे मात्रक हैं, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोन है, एंगस्ट्रोम है, और नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी, एक्स यूनिट, ये सब लंबाई के छोटे मात्रक हैं। बड़े मात्रक लंबाई के जैसे किलोमीटर है, मील है, नॉटिकल मील है, और प्रकाश वर्ष है, और पारसेक, शॉर्ट में पारसेक बोलते हैं, वैसे पूरा नाम पैरालैक्टिक सेकंड है। ये सब हम अब आप लोगों को कल अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और फिर से एक बार बता दें, कल से आपकी लाइव क्लास शुरू होगी 3 से 4। ठीक है, धन्यवाद।